राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का भारत दौरा एक बार फिर देखा जा रहा है। 5 दिन के भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू आए हैं। पीएम मोदी से मुलाकात उन्होंने की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत से रिश्ते सुधारने की मालदीव की ये कोशिश है। 4 महीने में मोइजू की पहली द्विपक्षीय यात्रा है ये। राजघाट पर महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि पहले जिस तरीके से उन्होंने भारत के खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद अब एक के बाद एक निगाहें जो हैं मदद को लेकर भी उनकी भारत पर टिकी हुई हैं और उनको पूरी उम्मीद ये है कि जिस तरीके से मालदीव इन दिनों अपने आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसको लेकर एकमात्र भारत ही है जो मदद उसकी कर सकता है। और बता दें कि पीएम मोदी ने जब प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ली थी, उस वक्त भी भारत आए थे और यहाँ पर उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 5 दिन के लिए एक बार फिर भारत दौरे पर आए हैं। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई है। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता की है उन्होंने और रक्षा सुरक्षा को लेकर चर्चा इस दौरान हुई है। कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना पहले से थी। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें देखिए और इस पूरी तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति जब भारत आए तो किस तरीके से सिलसिलेवार उनके कार्यक्रम देखे गए। और ये पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। ये तस्वीर जो गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, वो तस्वीर आपके सामने। भव्य स्वागत उनका किया गया गार्ड ऑफ ऑनर के साथ और उसके बाद उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात उनकी होगी। इससे पहले ये तस्वीर जब पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय इस दौरान बात हुई और द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई और कयास बड़े फैसलों को लेकर लगातार लगाया जा रहा था। काफी अहम मोइजू का यह दौरा माना जा रहा है। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी है। इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। आज मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। तो देखिए, जिस तरीके से पहले चुनाव के वक्त मालदीव में जब चुनाव हुए, उस वक्त मोइजू के जो तेवर थे अब वो ठंडे पड़ चुके हैं। क्योंकि पहली वजह इसकी ये है, मालदीव में भारतीय पर्यटकों की तादाद काफ़ी घट गई है। दूसरी वजह बड़ी ये है कि मालदीव की आर्थिक स्थिति पर अब इसका असर दिख रहा है। तीसरी वजह है, मालदीव पर चीन का कर्ज भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद से ही मोइजू के तेवर अब काफ़ी ठंडे पड़ चुके हैं। क्योंकि जब मालदीव में चुनाव थे, उस वक्त भारत को लेकर लगातार जिस तरीके की तीखी टिप्पणियां उधर से आ रही थी, उसके बाद अब ये जो तेवर ठंडे पड़े हैं, इसके चलते कई सारे ऐसे
बहुत सारे ऐसे मायने हैं जो निकाले जा रहे हैं भारत से रिश्ते खराब होने की बड़ी वजह। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मालदीव के भारत से रिश्ते किस तरीके से खराब हुए। पहली वजह क्या है ये आपको बताते हैं। राष्ट्रपति बनते ही परंपरा तोड़कर तुर्की और चीन की यात्रा पर वो निकले। दूसरी बड़ी वजह है 76 भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की मुहिम उसने छेड़ी। तीसरी वजह है पीएम मोदी पर मौजू के 3 मंत्रियों की घटिया बयानबाजी, जिसके चलते ये रिश्ते खराब हुए भारत के साथ। मोहम्मद मौजू का भारत का दौरा अब काफ़ी अहम माना जा रहा है और लगातार जिस तरीके से अब वो एक टकटकी लगाए भारत की तरफ देख रहे हैं। 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे मौजू। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत उनकी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात हुई। मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे मोहम्मद मौजू और ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। बता दें कि मालदीव भारत पर कितना निर्भर है ये आपको बता देते हैं। वैसे भारत पर तो कई मामलों में मालदीव निर्भर चल रहा है। उसका टूरिज्म सेक्टर तो भारत के पर्यटकों से ही चलता है। इसके ऊपर डिफेंस सेक्टर में भी उसके सैनिकों को प्रशिक्षण भारत से ही मिल रहा है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते मालदीव को बड़ी सहायता भारत से ही मिलती है। मौजू का चीन से अब मोहभंग क्यों हुआ है ये भी आपको बता दें। मालदीव की जीडीपी 62,334 करोड़ रुपए है। बजट का करीब 10% चीन के कर्ज चुकाने में खर्च हुआ। चीन के डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है मालदीव, तो इसीलिए चीन से अब मालदीव का मोहभंग हो चुका है क्योंकि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और अब मालदीव जो है पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर होता नजर आ रहा है। और अब आर्थिक संकट जिस तरीके से मंडरा रहा है मालदीव पर, उसको लेकर जो है पूरी तरह से निर्भर भारत पर नजर आ रहा है। देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। मौजू नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के खिलाफ फैसले लिए उन्होंने। मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का बड़ा फैसला लिया। मौजू अपनी पहली स्टेट विजिट पर चीन गए थे। मालदीव का हर राष्ट्रपति पहला दौरा भारत का करता था, लेकिन यहां पर मौजू ने चीन का रुख पहले अख्तियार किया, जिसके चलते एक खटास रिश्तों में आए। लेकिन अब देर से ही सही वापस भारत की तरफ ही उनका रुख देखा जा रहा है। भारत से ही उनकी अब आस देखी जा रही है कि जो आर्थिक संकट उन पर मंडरा रहा है, उससे जो रक्षा सुरक्षा का जो उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर भारत पर ही उनकी अब आस है, उम्मीद है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन 4 तस्वीरों से आप समझिए किस तरीके से अब मालदीव जो है भारत को मनाने में जुटा हुआ है और पूरी उम्मीद भारत से उसको लगी हुई है। ये तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी से द्विपक्षीय बातचीत यहां पर मौजू की हुई। दूसरी तस्वीर में बापू को जब श्रद्धांजलि दी गई। तीसरी तस्वीर जब भव्य स्वागत उनका किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। और उसके बाद चौथी तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की। ये 4 तस्वीरें हैं जब वो 5 दिन के दौरे पर भारत आए और उस दौरान सिलसिलेवार किस तरीके से उनके कार्यक्रम रहे, वो कार्यक्रमों की 4 तस्वीरें जिनसे आप समझ सकते हैं कि भारत में इनकी यात्रा कितनी अहम है। और चलिए अब जो है अधिक इस मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विदेशी मामलों के जानकार निपुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद। निपुण जी, देखिए देर से ही सही लेकिन अब मालदीव की जो रुख है वो भारत की तरफ देखा जा रहा है। 5 दिन की यात्रा देखी जा रही है और देखिए जिस तरीके से चुनाव जब था उस वक्त पर तीखी टिप्पणियां भारत को लेकर की जा रही थी, लेकिन अब देखिए कुछ अलग ही तेवर, अलग ही रूप जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, विदेश नीति की जब हम बात करते हैं और कोई भी नेता जब सत्ता से बाहर होता है तो उसका सोच अलग होती है, लेकिन जब वो सत्ता में आता है तो उसकी सोच बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यही मौजूद साहब थे जो चुनाव में अपने इंडिया आउट कैंपेनिंग इन्होंने चलाया और इंडिया आउट कैंपेनिंग के माध्यम से ये वहां पर मालदीव की पावर में आए, सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद कुछ समय तक तो इनका जो रवैया था वो एंटी इंडिया रहा। जैसे पहली विजिट इनकी चाइना हुई, इसके अलावा और बहुत सारे विदेशों में भी गए। कई सारे स्टेप इन्होंने ऐसे लिए, जैसे हमारे जो वहाँ पर सैनिक तैनात थे करीब 76 के आसपास, 80 के आसपास हमारे सैनिक थे, उनको वापस बुलाने का दबाव बनाया गया। आखिर में समझौता इस बात पर हुआ था कि जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो वहाँ पर रहेगा, हमारे सोल्जर्स नहीं रहेंगे। जबकि जो हमारे दोनों हेलीकॉप्टर या हमारा जो टोही विमान है, ये वो विमान थे जो भारत के द्वारा ही डोनेट किए गए थे। उसके बाद भी उनको वापस बुलाने की बात हुई। और उसके बाद आपको याद होगा जब हमारे पीएम मोदी लक्षद्वीप की विजिट करने के लिए गए तो किस प्रकार से इनके 3 नेताओं ने किस प्रकार से नकली टिप्पणी हमारे ऊपर की।
उसके बाद आपने प्रतिक्रिया देखी, तो प्रतिक्रिया के बाद हालांकि वो आज तीनों मंत्री जो हैं मौजू की मंत्रिपरिषद में नहीं है। तो ये तो हमने एक पुराना घटनाक्रम देखा, लेकिन अभी जो मौजूद साहब का आप देख रहे हैं कि जो रवैया चेंज हो रहा है, ये इससे पहले भी 2 घटनाएं ऐसी हुई कि जब पीएम मोदी अपनी ओथ ले रहे थे तीसरे कार्यकाल की, तब मौजूद साहब आए, तो तभी से माना जा रहा था कि इनके नजरिए में परिवर्तन आने लगा। फिर जयशंकर जी गए विजिट करने के लिए, उसके बाद कई दीपों को लेकर, दीपों के डेवलपमेंट को लेकर समझौता हुआ, और अभी जो इस समय आए हैं मौजूद साहब, वो करीब 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर का, जो उनके पास इसमें प्रेजेंट में केवल विदेशी, सॉरी 400 बिलियन में ज्यादा बोल गया, 400 मिलियन का भी इनके पास में क्या है कि फॉरेन रिजर्व है। जैसा आप जानते हैं 90s में हमारी जो स्थिति हुई थी, आज वैसी स्थिति से मोइजू आपका गुजर रहा है। तो मोइजू के जो मालदीव है, करीब आप देखिए 1.5 महीने का इनके पास में दुनिया से इंपोर्ट करने का केवल 400 मिलियन के पास में रिजर्व है। एक मोडी आपने सुना होगा, मोडी एक इंस्टीट्यूशन है जो विदेशों में कोई भी देश है उनकी बताता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है। उनका कहना यह है कि जिस प्रकार से आज मालदीव की स्थिति है, अगर ये कंटिन्यू रही तो मालदीव की यहाँ पर बहुत गहरे आर्थिक संकट क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। तो उसको देखते हुए मौजूद साहब ये चाह रहे हैं कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, इसमें भारत क्या कि वृद्धि करे, हमारे साथ कुछ एक्सचेंज करे, ताकि क्या है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो 400 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन हो जाए। तो भारत से उनकी उम्मीद है 400 मिलियन लेने की है। और देखिए यही बात कही जाती है कि विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर बात का बहुत मायने होता है, और आपको बहुत सोच समझ के चीजें बोलनी चाहिए। जब आप सत्ता में नहीं थे, आपने किस प्रकार के बयान दे, सत्ता में आने के बाद भी आप कह रहे हैं। मुझे एक बहुत बड़ी घटना याद आती है, एक बच्चे को हमारे यहाँ भारत में लेके आना था इलाज कराने के लिए, केरल में इलाज कराने के लिए। तो जो इंडिया के द्वारा हेलीकॉप्टर दिए गए थे, उसी हेलीकॉप्टर से वो लाते तो उस बच्चे की जान बच जाती। लेकिन मौजूद साहब ने अपनी जिद के कारण उस हेलीकॉप्टर को यूज नहीं करने दिया। अब देखिए किस प्रकार से, यानी कि एक तरफ से मैं देखता हूँ जैसे पाकिस्तान का जो रवैया रहा, पाकिस्तान का रिवेंज लेने का, नफरत वाला। हम अपना नजरिया देखते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप देखें तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में कभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चीन से कितना भी टकराव हो जाए, लेकिन हम अपने हितों को लेकर सजग रहते हैं। तो मौजूद साहब आज आके समझ रहे हैं, और मैं मानता हूं कि समझना नहीं होता है, ये फॉरेन पॉलिसी की मजबूरियां भी होती हैं। उनको ऐसा नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ये उनको पता है कि हमारी मजबूरियां है भारत के साथ जुड़ के चलना। चीन के साथ क्या था कि चीन ने उनको ये तो कह दिया है कि आप हमें 5 साल तक हमें इंटरेस्ट ना पे करें, लेकिन जो वो चाह रहे हैं कि हमारे रिजर्व बढ़ जाएं, उसके लिए चीन सहायता देने को तैयार नहीं है। तो चीन ने ये कहा है कि 5 साल तक आप हमें हमारे पैसे का इंटरेस्ट न दें, ये हम काम चला देंगे। और आप देखेंगे आज मालदीव के ऊपर, जो 5 लाख की आबादी का देश है, उसके ऊपर 800 करोड़ का क्या है आपका, 800 करोड़ का उसके ऊपर उधार है, या कह लीजिए ऋण है, जिसमें 140 करोड़ का भारत और चीन का दोनों को मिलाकर है। तो जिस देश के ऊपर इतने ज्यादा कर्जे हों, यानी कि आप देखें तो 90% के आसपास आज मालदीव के ऊपर कर्जा है, तो कहीं ना कहीं मालदीव के लिए चिंता का विषय बनता है। और बहुत सारे सेक्टर में हम देखते हैं कि मालदीव जो है खाने को लेकर, पानी पीने के पानी को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर भारत पर निर्भर है। भारत से सप्लाई होती है तभी उनकी व्यवस्थाएं चलती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल निपुण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जब आप सत्ता में होते हैं तो उस वक्त शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। जो फैसले लिए जाते हैं उनको बड़ा ही सोच समझ कर लिया जाना चाहिए, और ये बड़ा उदाहरण है मालदीव इस चीज़ का। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौजूद साहब अब डैमेज कंट्रोल करने पर लगे हुए हैं, क्या डैमेज कंट्रोल ये हो पाएगा? क्या भारत अब माफ कर पाएगा जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके के फैसले उन्होंने सत्ता में आते ही किए थे? नहीं, देखिए भारत की तो नीति रही है पड़ोसी पहले की नीति, नेबर फर्स्ट पॉलिसी। और देखिए जिस प्रकार से भारत के आसपास के हालात हैं, आपसे मुल्कों की बात करें, नेपाल की आप स्थिति देखें, म्यांमार की आप स्थिति देखें, बांग्लादेश की आप स्थिति देखें, और श्रीलंका की स्थिति देखें, फिर मालदीव की स्थिति देखें। भारत ने हर किसी कंट्री की, जब भी कुछ नेबर में इशू हुआ, भारत ने हमेशा मदद की, रेदर देन पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान का रवैया स्टार्टिंग से क्या रहा है, हमारे एंटी रहा है। कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए वहां पर, लेकिन उनका रवैया एंटी रहा है। पर इन देशों की जिनकी भी हम बात करें, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, मालदीव की बात करें, भाई मालदीव के आज हम बात करें, मोइजू साहब का रवैया थोड़ा नकारात्मक रहा, लेकिन इनसे पहले जो प्रेसिडेंट सोली जो थे, उनका बिल्कुल एकदम प्रो इंडियन उनका स्टांस था। उससे पहले हम देखें तो यामीन गवर्नमेंट का, यामीन से पहले एंटी इंडिया था, लेकिन नशीद का हमारे प्रो इंडिया था।
तो हम देखें कि सरकारों के साथ, चाहे बांग्लादेश की हम बात करें, किसी भी देश की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि थोड़ा बहुत सरकार का जब रिजिम चेंज होता है तो इन देशों में कुछ उथल-पुथल में और वो एंटी इंडिया रवैया रखते हैं। रीज़न क्या है कि इस पूरे रीजन के अंदर सबसे ताकतवर जो मुल्क है साउथ एशिया के अंदर, वो भारत है। तो इन सब देशों का जो एक प्रतिक्रिया आती है रिजिम बदलने के लिए, वो भारत के एंटी ही आती है। भारत इस बात को समझता है और भारत को ये भी जानता है भारत कि अगर भारत को विकास करना है तो अपनी जो पेरिफेरी है उसको पीसफुली मेंटेन रखना है। क्योंकि इन देशों में कभी भी कोई दिक्कत होगी, देखिए जैसे बांग्लादेश में दिक्कत पैदा हुई तो भारत में रिफ्यूजी का क्राइसिस, श्रीलंका में दिक्कत क्राइसिस हुआ, कुछ भी इश्यूज क्रिएट हुए तो हमारे यहाँ तमिलियन रिफ्यूजी बहुत बड़ी मात्रा में आए। तो इन सब देशों में कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर जरूर पड़ता है। तो भारत भी समझता है कि फॉरेन पॉलिसी की हमारी अपनी एक कंडीशंस है, हमारी अपनी पॉलिसीज है, हम उसको लेके चलेंगे। और अब देखिए ग्राउंड वेलकम दिया गया है उनको, रेड कारपेट वेलकम था, मैं देख रहा था रेड कारपेट वेलकम दिया गया मोदी साहब को। तो रेड कारपेट वेलकम देना ये अपना हमें प्रदर्शित करता है कि हम मालदीव के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत करने को तैयार हैं, रिलेशन बिल्डअप करने को तैयार हैं। और मुझे अच्छे से याद है पिछले दिनों जब हमारे जयशंकर जी गए थे तो तब मालदीव के जो प्रेसिडेंट मौजूद साहब, उन्होंने कहा भी था कि इंडिया इज आवर गुड अलाई। तो उन्होंने अलाई शब्द का यूज और गुड अलाई शब्द का प्रयोग किया था जब 8 वहाँ के आइलैंड को लेकर समझौता हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि भारत निश्चित रूप से, अब भारत का एक सिंपल सा भी है, सद्भाव की नीति भारत काम करता है। पड़ोसियों को लेके खासकर हम इतना अग्रेसिव स्टैंड नहीं लेते हैं कि जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ हमारा अग्रेसिव स्टैंड लेने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन देशों के साथ अप डाउन होते हैं, लेकिन किसी देश ने हमारे इंटरनल मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कभी नहीं किया। और मैं तो देख रहा था मौजूद साहब का जब स्वागत हुआ तो वो कश्मीरी कलाकारों के द्वारा स्वागत कराया गया था। क्योंकि ये भी देखा गया कि जब कश्मीर की बात आती थी तो जब मालदीव हो, मॉरिशस हो, पाकिस्तान हो, ये सब कंट्री क्या कई बार एंटी इंडिया स्टांस लेते थे, एंटी इंडिया बोलते थे। तो वो कश्मीरियत को भी एक झलक दिखाने का प्रयास किया गया। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छे संबंध भारत लेके चलेगा। बिल्कुल निपुण जी, इसी के साथ आज जो है मौजू ने पीएम मोदी को मालदीव दौरे के लिए भी निमंत्रण दिया है और खासा ये निमंत्रण बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अब 5 दिन का जो समय है उनका यहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत उनकी हो चुकी है पीएम मोदी से और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिन पर उनकी चर्चा हुई है। इस दौरान काफ़ी घनिष्ठता भी देखी गई है, लेकिन इसके बाद अब पीएम मोदी को उन्होंने निमंत्रण दे दिया है मालदीव आने के लिए। पीएम मोदी तो पहली बार आपको याद होगा जब फर्स्ट उनका कार्यकाल था तो वो पहली यात्रा भूटान यात्रा में गए थे। जब सेकंड उनका कार्यकाल था तो वो मालदीव गए थे। सेकंड जो उनका कार्यकाल की पहली विजिट थी मालदीव से शुरू की थी। तो पीएम मोदी के लिए नेबर सबसे पहले हमेशा रहे हैं और इस बार भी आप देखें तो सार्क नेशन को इनवाइट भी किया गया था कि भाई हमारा और सेरेमनी में आप आइए, हम तो आपको स्वागत करते हैं। तो पीएम मोदी का पूरा खास रवैया रहा है कि हम सभी नेबर कंट्रीज को साथ लेके चलेंगे। और देखिए जिस प्रकार से भारत की अपेक्षाएं, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि देखिए साउथ एशिया में हर कंट्री, कोई भी कंट्री चाहे बड़ा हो छोटा हो, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, डिजायर्स होती हैं। भारत की डिजायर्स बहुत बड़ी है। भारत एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में है। भारत एक रीजनल प्लेयर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी भारत की आकांक्षाएं जो है वो रीजनल से निकलकर ग्लोबल बनने की है। तो ग्लोबल बनने के लिए हम कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर, क्योंकि इन जो छोटे छोटे देश होते हैं, आप मालदीव की जनसंख्या देखें तो 5.5 लाख की जनसंख्या है। भले ही 1200 आइलैंड का द्वीप है, मतलब देश आपका, लेकिन कितनी जनसंख्या 5.5 लाख। हम अपनी जनसंख्या को देखें, अपने आकार को देखें, हर तरीके से आपको देखें तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, मालदीव इतना वेक्टर नहीं करता है। लेकिन मालदीव की जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को प्रभावित करने का प्रयास हमेशा अमेरिका ने भी किया है और चीन ने भी किया है। और मुझे एक बात याद आई कि जब हमने अपने सैनिकों को वापस बुलाया उसके बाद चीन को इन्होंने एक पोर्ट अपना दिया मालदीव ने। पोर्ट दिया किसके लिए, कि ताकि जो उनका शिप है वो शिप उनका चीन का आ चुका है और वहां पर पूरा हिंद महासागर के अंदर वो क्या कर सके, रिसर्च कर सके। तो भारत ने उसको आपत्ति भी जताई है। तो भारत हमेशा चाहता है कि कोई भी देश, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, वो इंडियन ओशन में अपनी पैठ ना बना सके। और अगर हम इन देशों का साथ छोड़ते हैं तो साथ छोड़ने में क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनकी मजबूरियां हो जाएंगी, चीन के साथ में जाएं। और ये इस बात का फायदा भी उठाते हैं। इनको पता है कि भारत नहीं चाहता कि चीन के साथ हम जाएं या हम अमेरिका के साथ जाएं। इस वजह से भारत साहब बार्गेनिंग भी करते हैं। लेकिन भारत की जो कहते हैं ना कि कई बार लंबी सोच करने के लिए कुछ छोटे समझौते करने पड़ते हैं, वो वाली बात भारत के साथ में भारत की फॉरेन पॉलिसी में है। कई बार लोग भारत की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि भारत जरूरत से ज्यादा अपने पड़ोसियों को फ्री हैंड देता है, वेटेज देता है। लेकिन एक समय होता है, समय के साथ चला जाता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। परिस्थिति कालखंड होते हैं, क्योंकि इन्हीं देशों ने
हमारे ऊपर एलिगेशन भी लगाए थे कि भारत जो है बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित है। जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, सिक्किम को अपने विलय कराया, तो उसके बाद नेपाल वगैरह से देशों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अगला नंबर हमारा है। इसको हवा दी गई, ह्यूमर फैलाया गया चीन और पाकिस्तान के द्वारा, अमेरिका द्वारा फैलाया गया। तो बहुत ही संवेदनशील मामला है भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, और अभी हम बहुत ही डेवलप वाली स्थिति में हैं। तो ऐसे में बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। और निपुण जी, 5 दिन की जो ये यात्रा है मौजू की, इसका पूरा निष्कर्ष अगर आखिर में आपसे जानना चाहें तो क्या निष्कर्ष रहेगा? और जिस तरीके से अब कहते हैं ना कि सुबह का बोला शाम को घर वापस आए, वो स्थिति तो मालदीव की नजर आ रही है और मौजू की नजर आ रही है। क्या आगे इस तरह के बयानबाजी से वो बचते नजर आएंगे, जिस तरीके से जोशो खरोशों में उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी का इस्तेमाल किया, ये कदम जो उठाए? नहीं, देखिए, तो निश्चित रूप से कि ऐसे बयानबाजी वो आगे नहीं देंगे, ये भी वो समझते हैं। और दूसरा, मैंने कहा कि सत्ता में आने से पहले की स्थिति कुछ और होती है, सत्ता में आने के बाद मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रतिबद्धताएँ होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे भविष्य में इस प्रकार के बयान देंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जाती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, नथिंग इज़ द परमानेंट। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। आज चीन उनको क्या करे, पूरी सहायता देने को तैयार हो जाए, चाहे उनको लोन देने को तैयार हो जाए और ज़्यादा चीन उनके सारे कर्जे माफ कर दे। अभी मालदीव जो है वहीं से अभी हो जाता तो वापस चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बात ये है, जैसे आपने देखा होगा बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी, चीन की यात्रा पर गई थी, चीन ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो वापस भी आ गई थी। उसके बाद आप देखें कि पूरा रिज़्यूम ही चेंज हो गया आपका बांग्लादेश का 5 सितंबर को। तो बात है कि आईआर में ऐसा, लेकिन संभावना ये है कि जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हम देखें, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, उनकी स्ट्रैटेजिकल पोजीशन को देखें, तो ना तो वो भारत को छोड़ सकते हैं, ना ही भारत उनको छोड़ सकता है। क्योंकि हमारे पीएम जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। तो जितनी बातें हम पर लागू होती है, उतनी बात इन देशों पर भी लागू होती है। बिल्कुल निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारियां साझा करने के लिए और इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी